हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोग भारत में राष्ट्रवाद का 8वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसऑबिडेंस के बारे में जानेंगे। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि साइमन कमीशन आया, जिसके द्वारा डोमेनियन स्टेट की बात कही गई और कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से अन्य निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है। अब पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा अपने आंदोलन को स्थगित रखा गया या उसे एक प्रकार से सक्रिय रूप नहीं दिया गया। अब उसके बाद गांधी जी द्वारा फिर से यह डिसीजन लिया जाता है कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम उस समय के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक 11 मांगों का पत्र यानी एक पत्र दिया। कब? 31 जनवरी 1931 1930 ईस्वी को 11 मांगों का एक पत्र महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को सौंपा और उन्होंने कहा कि यह मांगे अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं होती तो वह यानी कौन? गांधी जी 11 मार्च 1930 तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसऑबिडेंस को प्रारंभ करेंगे। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी सबसे पहले वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगों का एक पत्र प्रस्तुत करते हैं। और इन 11 मांगों का पत्र कब प्रस्तुत करते हैं? 31 जनवरी 1930 को, और टाइम देते हैं 11 मार्च 1930 तक। कहा कि यदि इस समय में यह 11 मांगे उनकी स्वीकार नहीं की जाती हैं तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे। लॉर्ड इरविन ने इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। अंततः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यह निर्णय लिया कि 12 मार्च 1930 को वह नमक यात्रा या इसी को दांडी यात्रा प्रारंभ करेंगे। यानी जो साल्ट ट्रेवलिंग्स है या दांडी ट्रेवलिंग को प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती, कहाँ था? अहमदाबाद में था। अपने आश्रम साबरमती से, इसको आप ऐसे देखें, अपने आश्रम साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ की। यानी ये साबरमती है और ये दांडी, ठीक है ना? साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ की, जो 240 मील या कहें 240 माइल्स था, दूरी थी। अब ये 240 मील को इन्होंने 24 दिन में पैदल यह यात्रा पूरी की। 24 दिन में पैदल। इस यात्रा में इनके साथ इनके 78 स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर, कितने? 78 वॉलंटियर या स्वयंसेवी इनके साथ इस यात्रा में संचालित हुए या गए। और 24 दिन बाद यह 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर, यानी यहाँ दांडी पहुंचकर अपने हाथों से समुद्र का जल उबालकर, बॉइलिंग कर, ठीक ना? समुद्र के जल को उबालकर या बॉइलिंग करके इन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। परिणामतः इन्हें
गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जैसे ही इन्हें, ये 5 की जगह आप 6 करें तो ज़्यादा सही रहेगा, 5 को पहुँचे और 6 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इनका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां ने किया, बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को कब प्रारंभ किया, तो उसकी डेट होगी 12 मार्च 1930। ठीक है ना। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो सिस्टम था या जो कार्यक्रम प्रोग्राम्स थे वो लगभग पूरे असहयोग आंदोलन के प्रोग्राम्स थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, और उस सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या डिफरेंट है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में बाइकाट के का साथ साथ या सहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम था उसके साथ साथ जो कॉलोनियल लॉ थे, उपनिवेशीय कानून थे, उन कॉलोनियल लॉ को का भी उल्लंघन करने का आह्वान किया गया, या जो कॉलोनियल लॉ हैं, गवर्नमेंट्स के जो कानून हैं उनका भी विरोध किया जाएगा या उनका भी उल्लंघन किया जाएगा। तो इस प्रकार से गांधी जी द्वारा नमक यात्रा प्रारंभ की जाती है, क्योंकि उस समय नमक पर कर लागू किया गया था और ये सभी अमीर और गरीब इसका उपयोग करते थे। इसलिए गांधी जी को लगा कि इस माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन में जोड़ सकते हैं। अतः उन्होंने साबरमती से दांडी की ये 240 मील की दूरी को पैदल पूरी किए। हर रात को कहीं न कहीं रुकते थे, सभा करते थे, लोगों से बातचीतें करते थे। इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही नमक कानून तोड़ा गया, पूरे देश में हजारों लोगों द्वारा अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। यानी हजारों लोगों ने अपने हाथों से नमक बनाया और उस नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। इसके बाद तो सबसे पहला कह दें, नमक कानून को तोड़ा गया और जो नमक कानून कारखाने थे उन कारखानों के सामने धरने दिए गए, यानी ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ा गया। और साथ में क्या किया गया कि डेमोस्ट्रेट विथ द ब्रिटिश सॉल्ट फैक्ट्रीज, यानी जो एक प्रकार से डेमोस्ट्रेट ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज हैं उनका धरना दिया गया, उनका विरोध किया गया। सेकेंड नंबर पर वही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, फॉरेन टेक्सटाइल्स बाइकाट किया गया। इसके अलावा पिकेटिंग की गई। आपको पता है कि हमने बताया था पिकेटिंग किसी भी फैक्ट्री या किसी भी शराब मादक पदार्थों की दुकानों के सामने किया जाता है, तो पिकेटिंग की गई। इसके अलावा स्थान स्थान पर लोगों ने जो रेवेन्यू है यानी लगान है, रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स जो थे उन टैक्सों को, रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सों को देने से इनकार कर दिया। कई स्थानों पर जो फॉरेस्ट लॉ था, वन कानून थे, उन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। तो इस प्रकार से यह आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पिकेटिंग किया जाना, लगान चौकीदारी कर ना दिया जाना, वन कानूनों का उल्लंघन किया जाना शुरू किया। जैसे ही आंदोलन तेजी से बढ़ना शुरू हुआ तो गांधी जी के साथ बाद में जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसे ही खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरोध में जो मजदूर हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो उपद्रव पर उतर आते हैं और जगह जगह पर रेलवे स्टेशनों पर हमले करना, अदालत और रेलवे स्टेशनों पर आग लगाना, रेलवे लाइनों को उखाड़ देना। सोलापुर फैक्ट्री के मजदूरों ने कंपनी में काम करने से बंद कर दिया। इस प्रकार आंदोलन अपनी तीव्र गति को पकड़ लिया। तो अंग्रेजों ने अब इस आंदोलन के दमन करने का निर्णय लिया। इसका किसी न
प्रकार से दमन किया जाएगा। परिणामतः जो शांतिपूर्ण जुलूस संचालित कर रहे थे उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया गया और इस समय तक गिरफ्तारियां लगभग 1 लाख से ऊपर हो गई। 1 लाख से अधिक जो वॉलंटियर्स थे या जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब आपको साथ साथ में गोलमेज सम्मेलन के भी बारे में जानना है। तो ये आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है। यहाँ पर आपको जानना है गोलमेज सम्मेलन। तो जो गोलमेज सम्मेलन है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे और तीनों की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। तीनों की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। तो जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था वह 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ होता है और 13 जनवरी 1931 तक चलता है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930 तक चलता है। यहाँ पर आपको बताया गया कि महात्मा गांधी व खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू आदि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए गांधी जी के गिरफ्तार होने के कारण या जेल में रहने के कारण, प्रिजन यानी जेल में रहने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग नहीं लिया तो इस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस है वह भारत के एक बड़े जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए एक बड़े जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसके बिना किसी प्रकार का कानून बनाना या निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। परिणामतः इसे स्थगित कर दिया गया और लॉर्ड इरविन पर यह दबाव डाला गया कि वह महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए तैयार करें। या किसको जिम्मेदारी दी गई? लॉर्ड इरविन को। आगे देखते हैं, जैसे ही लॉर्ड इरविन पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग करने के लिए भेजें, तो सबसे पहला काम करते हैं वायसराय लॉर्ड इरविन गांधी जी को रिहा कर देते हैं। और जैसे ही गांधी जी को रिहा करते हैं तो तेज बहादुर सप्र, ठीक है, वह तेज बहादुर सप्र को यह कार्य सौंपते हैं कि वह इरविन से गांधी की वार्ता शुरू कराएं, गांधी और इरविन के बीच वार्तालाप शुरू कराने का प्रयास करें। जब गांधी और इरविन के बीच वार्तालाप शुरू होती है तो अंततः डिसीजन निकलता है 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, यानी गांधी इरविन ट्रेडी समझौते के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, समझ आया। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट के तहत कुछ शर्तें लॉर्ड इरविन एक्सेप्ट करते हैं और कुछ शर्तें महात्मा गांधी एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड इरविन कौन कौन सी शर्तें स्वीकार करता है। पहला, लॉर्ड इरविन ने यह स्वीकार किया कि ऐसे क्रांतिकारी या ऐसे रिवोल्यूशनरीज जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जो लोग मतलब कि जेल में हैं, गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन कोर्ट ने उन्हें सजा घोषित नहीं किया है, तो जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मतलब जिन लोगों के सजा नहीं सुनाई गई है, उन्हें सबको रिहा कर दिया जाएगा। यानी जो अभी तक अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं तो उन्हें अपराधियों को छोड़कर
अपराधियों को छोड़कर शेष सभी रिवोल्यूशनरीज को रिहा कर देंगे। यानी जितने प्रिजन्स में जितने भी कैदी हैं उन सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन जिनकी सजा हो गई है उनको नहीं छोड़ेंगे। इसी सत्य की आलोचना होती है महात्मा गांधी की, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी समय सजा सुना दी जाती है कि उन्हें फांसी दी जाएगी, और गांधी जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसे लोग जिनकी सजा नहीं हुई है सिर्फ उन्हें रिहा किया जाएगा, जिनकी सजा हो गई है उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। दूसरा, समुद्र से एक निश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने की छूट दे दी गई, यानी आप बिना टैक्स नमक बना सकते हैं। तीसरा, पिकेटिंग की परमिशन हो गई, यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से अगर पिकेटिंग करते हैं तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा या आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इस आंदोलन के समय जितने लोगों ने त्यागपत्र दिया है उन्हें वापस उनके पदों पर ज्वाइन कराया जाएगा या उन्हें उनके पद पुनः वापस कर दिए जाएंगे। और पांचवा जो था कि मतलब कि जो भी संपत्ति इस समय लूटी गई है या संपत्ति जब्त की गई है उसे वापस कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया, जिनमें से प्रमुख हैं ऐसे क्रांतिकारी जिनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। एक, समुद्र से निश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार होगा। पिकेटिंग शांतिपूर्ण तरीके से करने की परमिशन मिल गई। त्यागपत्र जिन्होंने दिया था इस मोमेंट्स के समय उन्हें फिर से अपने जॉब पर वापस लाया जाएगा, और जो संपत्ति जब्त की गई थी उसे वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, देखते हैं महात्मा गांधी ने क्या स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी ने क्या क्या एक्सेप्ट किया। पहला है, उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लेंगे। तो आपसे कभी पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, तो सीधी सी बात है 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 तक चला। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी प्रतिभाग करेंगे या वह उसमें भाग लेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि अब कभी भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को आंदोलन के हथियार के रूप में यानी कि वेपन्स के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा, कहा कि जो दमन किए गए या जो जातियां की गई, गांधी जी उनकी जांच की मांग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ शर्तें गांधी जी ने स्वीकार किया। ठीक है, तो हो गया ये गांधी इरविन पैक्ट, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। इसके आगे का अगली वीडियो पे हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।